हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की कॉन्वर्जेशन जो है वो एज यू नो, अगर आप पॉडकास्ट को काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं तो हर थोड़े टाइम बाद आई ट्राई टू हैव एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट लीडर्स जिनसे हम बात कर सकें, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें, उनसे एडवाइस ले सकें। तो आज की एपिसोड काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए बिकॉज़ हम ऑफ्टन बात करते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उसका रोल क्या होता है, मार्केट सीकिंग होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब से। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ द ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, OICCI। यानी कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के और उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से बात कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली डील करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, उनको रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान में। OICCI अगर आप नहीं जानते तो इट इज़ द ओल्डेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स इन एशिया। 1860 से जो है वो एक्टिव है। कोई 210 फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, एंड दे कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट अबाउट वन थर्ड ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो एक तिहाई टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान में कलेक्ट होता है वो OICCI के मेंबर्स की तरफ से, जो 210 मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनते आए हैं तो आपको मालूम है, हम बात भी कर चुके हैं कि FDI और ओवरसीज इन्वेस्टर्स का किसी भी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल होता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, बिल्डिंग मैनेजरियल कैपेसिटी के अंदर। तो आज उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अब्दुल अलीम साहब जो हैं वो ही इज़ वर्कड इन सीनियर पोजीशंस इन बोथ एग्जॉन केमिकल्स एंड एंग्रो। पाकिस्तान में भी काम किया है, सिंगापुर में भी काम किया है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको UK के लिए भी काम किया है पाकिस्तान में। और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के ऑपरेशंस के CEO रह चुके हैं कैम्बोडिया, मॉरिशस and the Indian Ocean Territory. 2004 से he has served in senior positions with large government-owned organizations in Pakistan. मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड के। यानी कि अगर आपने किसी से समझना है पाकिस्तान की मीशत के बारे में, पाकिस्तान की मीशत में ओवरसीज इन्वेस्टर्स की या बिग कॉरपोरेशंस की कंट्रीब्यूशंस के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी बेटर देन अब्दुल अलीम साहब to talk to. So I'm very honored and excited कि सर आपने टाइम निकाला, and welcome to Pakistanomy. Thank you very much. It's a pleasure to be invited in your session. सर शुरू Thank करते हैं, पीछे आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बोट है, वहां से कॉन्वर्जेशन का आगाज करते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके रोल के ऊपर तो आएंगे। ये पीछे जो बड़ी जबरदस्त एक बोट रखी हुई है, इसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी ये है कि देखें, मैं मॉरिशस में रहा हूँ काफी अरसे। और मॉरिशस इज एन आइलैंड। वहाँ पर दिस इज एन आर्ट विच दे हैव डेवलप्ड कि ये जो असली जो बहुत शिप्स, प्रोमिनेंट शिप्स हैं, उनका ये बिल्कुल एक्यूरेट रेप्लिका बनाते हैं। तो उसमें एंड आई मीन दिस इज वन ऑफ देयर मेजर सोवेनियर एंड एक्सपोर्ट, और दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव बोट्स। तो और इसके करीब से देखें तो इसके पीछे हिस्ट्री होती है, और ये बेसिकली उसको रिफ्लेक्ट करता है। और बीइंग एन आइलैंड, ऑब्वियसली दिस हैज लॉट ऑफ इमोशनल कनोटेशन टू द आइलैंड पीपल एज वेल, बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक आर्ट दैट दे हैव। That's amazing. So I love that those types of hand carving. So I figured I started there. सर कॉन्वर्जेशन के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि हम शुरू करें समझने के ऊपर ओवरसीज इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में। अगर हम मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन उठाएं तो एक तो कॉन्वर्जेशन ऑब्वियस रही है काफ़ी सालों से, FDI आना चाहिए पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट आएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कम होंगे, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन एक पहलू हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन में ये भी है कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स को किसी तरह से एज एन आउटसाइडर समझा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि जी एक्सट्रैक्टिव हैं, कंसेशंस ले जाते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और ये सिर्फ यूनिक नहीं है पाकिस्तान में, इंडिया में भी इसी तरह की बातें एक तरफ चलती हैं मेन स्ट्रीम के अंदर। बांग्लादेश में भी, जो मैं फॉलो करता हूँ, चलती हैं। ईस्ट एशिया में भी आप काम कर चुके हैं, वहाँ भी ऐसा होता है। तो ज़रा पहले आप ऑडियंस को समझाएं कि ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है, ये जो 210 मेंबर्स हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या रोल है इनका पाकिस्तान और उसकी मईशत के अंदर? देखिए, आपने अच्छा इसको समअप किया है।
और आपने शुरू में जब मेरा इंट्रो दिया था तो उसमें थोड़ा सा तो आपने बैकग्राउंड बताया था। देखिए ये हम जो है जिस वक्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उस वक्त जो पाकिस्तान के हिस्से में इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं आई थी। वो सारी इंडस्ट्री जो थी मेनली वो इंडिया में रह गई थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान टोबैको की एक छोटी सी फैक्ट्री कराची में थी, फिर एक हाथ फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, एग्रीकल्चर आया था। तो ये मल्टीनेशनल्स जिनको जिनका आपने जिक्र किया, ये उस जमाने से आना शुरू हुई है इन ऑर्डर टू कि ये, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसको देखते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और अपॉर्चुनिटी को देखा, तो उन्होंने सारी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में लगी है सिवाय टेक्सटाइल के, आप कोई भी मेजर इंडस्ट्री उठा लें, वो ये मल्टीनेशनल्स ही आए हैं और ओवर द इयर्स। और ये इस वक्त, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर द एंड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑडियंस, 160 प्लस बिलियन, $160 बिलियन का शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है पाकिस्तान में। आपने तो आप टैक्स का बताया था कि 1/3 ऑफ द टोटल टैक्स, लेकिन ये ओवर द इयर्स इन्होंने इन्वेस्ट किया है और अभी भी करते हैं। यानी एज ऑफ टुडे पाकिस्तान में आजकल एफडीआई अनफॉर्चुनेटली बहुत कम आ रहा है। वो आ रहा है कोई अबाउट 1 to 2 बिलियन, 0.4% ऑफ द जीडीपी। नॉर्मल जो नॉर्म है हमारे जैसे कंट्री के लिए, वो एटलीस्ट 3% ऑफ द जीडीपी आना चाहिए मिनिमम। हमारा कुछ कंट्रीज में, फिलीपीन, वियतनाम में ज्यादा है, इंडोनेशिया, दैट डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी। हमारे पास भी 3% के करीब आया है, 4% आया है 2007 में, 8 में, जबकि प्राइवेटाइजेशन हुई थी टेलकोस की। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तो ये कि शेयर कैपिटल है, बट मोर देन द शेयर कैपिटल इज द managerial service expertise, is the technology, transfer of technology and best practices। ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, दिस इज इमेंस। और आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें, फैक्ट्री लगा देना एक बात होती है, उसके साथ साथ आप जैसे देखें बैंकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में, वो सारी की सारी जो है इस वक्त भी और पहले भी ये रन होती है उन लोगों, हो रही है उन लोगों से जिन्होंने किसी ना किसी स्टेज पे सिटी बैंक में काम किया है, ये बीएन एमरो में काम किया है, मतलब ये सीखा है इन्होंने। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर और 3 फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो यहीं से आए हैं, ओआईसीसीआई के मेंबर्स हैं, वहां से वो निकले। तो कहना ये कोई एहसान नहीं किया इन्होंने, मतलब ये कि ये इन एंड आउट है। तो फॉरेन मल्टीनेशनल ओआईसीसीआई के मेंबर्स का ये फायदा ये होता है कि वो सिर्फ पैसा नहीं लगाते हैं, कैपिटल नहीं लगाते हैं, वो ट्रेन भी करते हैं लोगों को, क्योंकि एक हद तक तो वो गोरों को ला सकते हैं या फॉरेन एक्सपर्ट्स को ला सकते हैं। उसके बाद इवेंचुअली पाकिस्तानियों को हैंड ओवर करना हो। पाकिस्तान, मैं जैसे रहा हूँ, मैंने जो स्टार्ट किया था अपना करियर नेशनल रिफाइनरी से, उसके बाद मैं एंग्रो में गया या एक्सॉन में। तो एक्सॉन ने मुझे थोड़े अरसे के बाद, व्हेन दे वांटेड टू ग्रूम मी फॉर अ सीनियर पोजीशन, दे सेंट मी आउट टू सिंगापुर, देन दे वांटेड टू ब्रिंग मी बैक। इसी तरीके से ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने, बिफोर दे वांटेड टू मेक मी द सीईओ, इन्होंने मुझे ब्राजील में ट्रेन किया, इन्होंने मुझे जो है और मुख्तलिफ कंट्रीज में मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग भी कराई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़वाया सर्टेन कोर्सेज। बट क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। डॉलर सेंट्स तो और भी कोई ला सकता है। तो मल्टीनेशनल्स का ये जो आपने दूसरी बात कही, मैं उसको चलते चलते कमेंट दूंगा कि ये लोगों को जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आता है उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलता है, जिस वक्त डिविडेंड जाना होता है तो वो कहते हैं साहब ये तो प्रॉफिट जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो प्रॉफिट नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो तीसरी चीज ये है कि हम कह तो देते हैं, लेकिन इसका बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये होता है कि जब यही जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब अपने बेटे को उन्होंने इंटर्नशिप दिलानी होती है तो वो मल्टीनेशनल्स के पास ही आते हैं। वो इधर उधर गवर्नमेंट में या इधर नहीं भेजते हैं। तो वो बिकॉज दे नो कि यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ट्रांस एजुकेशन, मतलब ग्रूमिंग अच्छी होगी, और उससे हमें भी फायदा होता है, हमारे मेंबर्स को भी, क्योंकि हमें वो टैलेंट मिलता है। तो माशाल्लाह इस वक्त जो है वो चूंकि पाकिस्तान में आजकल जैसी सिचुएशन है, वो फॉरेन मैनेजर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, या आते हैं तो बहुत थोड़े उस लेवल पे नहीं है। तो बिजनेस तो रन हो रहा है, कौन चला रहा है? वो हमारे यही लोग हैं जिनको हमने ग्रूम किया गया है, बाहर ट्रेन हुए हैं। ये अभी भी ट्रांसफर होता रहता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, दूसरी कंपनियां जो है, वो फीमेल मेल सबको ट्रांसफर करते रहते हैं रीजन में, फिर वापस ले आते हैं। तो ये माशाल्लाह ये हमारा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। बाकी मैं चीजें आपको और बताऊंगा, सीएसआर एंड ऑल दी अदर्स। जी, आई थिंक टेक टेक ट्रांसफर और ये जो मैनेजरियल मैनेजरियल। कैपेबिलिटीज, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, सप्लाई चेन्स डी रिस्क हो रही हैं चाइना से, राइट? तो मैं आई वाज रीडिंग अ लॉन्ग ऐसे
जिस पे बात हो रही थी कि एप्पल ने अब जो है वो इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना शुरू की है। शुरू में उसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि जी टाटा या उसके जो फॉक्सकॉन के जो प्लांट्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है, देर स्ट्रगलिंग, उतनी लेवल ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है जितनी उनकी चाइना में है। बट उसके अंदर फिर ये लिखा हुआ था कि अब प्लान ये है कि बोथ मैनेजरियल एक्सपर्ट्स आउटसाइड से अंदर आ रहे हैं, और जो लोकल फैक्ट्री फ्लोर के जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है। और अब प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, विच वाज टू मी व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट टेक ट्रांसफर मैनेजरियल कैपेबिलिटी, दैट्स व्हाट रिमाइंड मी, राइट, दैट्स व्हाट अ मल्टीनेशनल ब्रिंग्स, कि जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास शुरू में जो नहीं होंगी किसी भी मुल्क के पास, वो आप बड़ी जल्दी कैप्चर कर सकते हैं बाय गेटिंग द मैन पावर, द रेलेवेंट ट्रेनिंग एंड द एक्सपर्टीज एंड द आउटसाइड कैपेबिलिटीज दैट द मल्टीनेशनल ब्रिंग्स टू द टेबल। इसके ऊपर मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ कि दो ये सिटी बैंक ग्लोबली एवरी ईयर वो एक एनुअल इवेंट करते हैं विद ऑल द कंट्री मैनेजर्स। और उसमें न्यूयॉर्क के पास एक जगह एडमार्क या कोई वहां पर ये करते हैं अपने। तो 2007-8 में इन्होंने 2007 में इन्होंने जो इवेंट किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान को अवार्ड दिया इस बात का। 100 कंट्रीज में वो उस वक्त वो काम कर रहे थे। पाकिस्तान एज अ यूनिट इनके लिए बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने ये इस पे इनाम दिया कि आउट ऑफ 100 9 सीईओज 9 कंट्री सीईओज वर पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तान इस बात का अवार्ड दिया कि पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस द मोस्ट सीईओज फॉर सिटी बैंक इन दैट उस गैदरिंग। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली वो टैलेंट था जो गया, और वो यहीं से ग्रूम हुआ था। अभी भी माशाल्लाह अगर आप देखें इस वक्त टॉप जो 5 पीपल हु रिपोर्ट्स टू द सीईओ ऑफ सिटी बैंक राइट नाउ, उसमें से एक जो है वो पाकिस्तानी है, जो उनकी ट्रेजरी और सारी चीजें देख रहे हैं, वो आईबीए के पढ़े हुए हैं। तो माशाल्लाह ये कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आई थिंक दिस इज द कल्चर दैट कम्स आउट ऑफ दिस मल्टीनेशनल्स। जी बिल्कुल, नो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इस वक्त कॉन्वर्जेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो चल रही है, अभी वजीर ख़जाना डीसी भी आए हुए थे इस हफ्ते, उन्होंने भी यहाँ बातचीत की, आईएमएफ प्रोग्राम की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। वजीर ख़जाना साहब जो है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वी नो द व्हाट एंड द व्हाई, अब इम्प्लीमेंट करने की जो है वो ज़रूरी है। आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली बड़ी बात करते हैं इस पर, मुझे काफ़ी I have a number of examples that I can quote in terms of like the issues, right? आपने governance और managerial capabilities की बात की, तो उसके अंदर obviously taxation के issues आ जाते हैं, how corporations are treated versus the informal economy, obviously hurts overseas investors, और बहुत सारे dividends की आपने बात की। मैं यहाँ वाशिंगटन में हूँ, तो literally हर इवेंट जो होता है, जब पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है जो कि फॉरेन कंपनी से मिलता है, नंबर वन इशू इज ऑलवेज के डिविडेंड रिपैट्रिएशन के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं। पिछले 2-3 साल में तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये इशू। फ्रॉम योर वेंटेज पॉइंट, आप ओआईसीसीआई के अंदर को लीड करते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर आस्क्स, लेट्स से, that overseas investors still have from the government of Pakistan as part of this reform agenda, right? I think we always, ये एक हमारा एक हैबिट भी बन गया मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन में, कि वी जस्ट स्टॉप एट द प्रॉब्लम, उसकी सोल्यूशन पे नहीं आते। आई वुड लव सम थॉट्स फ्रॉम यू ऑन द सॉल्यूशंस एज वेल, के ये जो challenges हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, आई सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट अ चैलेंज टू बिल्ड समथिंग बेटर। हाउ डू यू सी एंड हाउ डज द OICCI see these issues and what should happen? देखिए एक तो आपने डिविडेंड का जिक्र किया है। डिविडेंड इस वक्त वाकई इशू है, और ये लेकिन ये 2-3 साल से है, ये पहले नहीं था। इसमें मैं थोड़ा सा मल्टीनेशनल्स को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, 50 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपका डिविडेंड नहीं रोका। अब अगर 3 साल से सिचुएशन ये नहीं होना चाहिए, गलत है, मैं इसको नहीं डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और उसको इशू बना इसलिए बना हुआ है कि इट्स नॉट द मनी, इट्स बेसिकली द श्रिंकिंग वैल्यू ऑफ मनी विच इज बॉदरिंग। क्योंकि इन्होंने जिस कंपनी ए ने या कंपनी बी ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया और हेडक्वार्टर में बता दिया कि मैंने $50 मिलियन का प्रॉफिट किया है। अब वो $50 मिलियन चूंकि रेमिट नहीं हो रहा है, वो घट के रह गया है कोई 22 मिलियन या $20 मिलियन। तो ऑब्वियसली समबडी इज गोइंग टू गेट द किक ऑन दिस। वो ये तो ये बिल्कुल है, लेकिन
इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक गुड एंड बैड डेज आते हैं, और ये है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब रह गया जो इशू इशू देखिए पाकिस्तान में, एक तो पाकिस्तान में देखें, सबको मालूम है, जो कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल कहते हैं, हम वो हमारे साथ रहे हैं क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर के थे। इशू सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, टैक्स के भी इश्यूज हैं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस नहीं हो रहा है, एक नैरो टैक्स बेस है, ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है चीजों में, और सबको मालूम, हम सोल्यूशन दे चुके हैं, हर साल देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। अब हमारे पास पावर नहीं है कि ऐसा और इशू करें, हमारे पास पावर नहीं है कि हम जो है ब्रॉडनिंग द टैक्स। अब मैं हम इससे क्या ज्यादा कर सकते हैं कि हम जैसे ऑल दी टॉप आईटी कंपनीज जो है, सैप है, दूसरी वो हम आईबीएम, ये हमारे मेंबर्स हैं। हमने एज ए ओआईसीसीआई ये ऑफर किया हुआ है कि साहब आपको अगर ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस पे, हमने वो बहुत सारी रिसर्च पेपर्स दी हुई हैं, हमने गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को भी और इससे पहले वाली को, ये तो अभी नहीं है, हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि अगर आप कराना, आपसे नहीं होता है तो हम आपको करा देते हैं, बट ऑब्वियसली दीज आर द एक्सपर्ट, जिसमें आजकल टेक्नोलॉजी कोई बड़ी नहीं है। लेकिन वो अगर नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट इज द इशू देयर। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबको मालूम है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड, देखिए एक तो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा, अचानक बैठे हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर साहब जो हैं वो उठा के एक स्टेटमेंट दे देंगे, और जो देखिए, आप भी अगर देखें, एक अजम्पशन पे आप अपना बिजनेस केस बनाते हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, अब वो ऑल ऑफ ए सडन आपने बनाया हुआ था 40% 30% टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, और आपने उठा के एक टैक्स लगा दिया 10% और के साथ, ये इमरजेंसी हो गई, वो हो गई, तो वो शटर तो करती है कॉन्फिडेंस। तो और अगर आपने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं भी लिया है, अचानक मुझे अनाउंस कर दिया, जैसे आजकल सुपर टैक्स है, ठीक है, तो ठीक है, मुल्क प्रॉब्लम में है, आई विल शेयर द बर्डन विथ यू, बट व्हाट इज नेक्स्ट, टेल मी। सो वो नहीं होता है, तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा है, इनकंसिस्टेंसी बहुत है, और उनको भी मालूम है, गवर्नमेंट की कोई बैड इंटेंशन नहीं होती है, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड लाइक दिस, कि वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मैसेजिंग क्या हो रही है। एक और मिसाल मैं आपको दूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशान भी है। बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक प्राइसिंग पॉलिसी एग्री की, वो एग्री हो गई, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर एग्री करता है तो गालमन हेल्थ मिनिस्टर साहब नहीं होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैज एब्सोल्युटली नो क्लू के मल्टीनेशनल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। अब सवाल ये है कि लेट द पॉलिटिशियन डू द पॉलिटिक्स, लेट द ब्यूरोक्रेट्स डू द ब्यूरोक्रेसी, एंड लेट द बिजनेस। अब ये होता है कि ये एक दूसरे का रोल हो जाता है, ठीक है, प्राइसिंग आपको देनी तो पड़ेगी जो दी गवर्नमेंट ने, लेकिन इस दरमियान में आपने 1.5 साल में मैसेजिंग जो है सारे हेडक्वार्टर में, जहां हमारे पास जो टॉप की 20 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, आपने हेडक्वार्टर में मैसेज ये दे दिया कि पाकिस्तान इज अनसर्टेन, पाकिस्तान में डिसीजन नहीं होते हैं और पॉलिसी है बट इंप्लीमेंट नहीं हो रही। एक तो ये, फिर इसके अलावा तो मैं आपको दो चीजें बता चुका हूँ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, सरप्राइजेज है, तीसरी चीज जो है लीगल इशू है बहुत सारा पाकिस्तान में, कि अगर आप कोर्ट में जाएं डिसीजन लेना चाहें तो वो नहीं होते हैं वक्त पर, वो बहुत टाइम लेते हैं। उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा शेक हुआ हुआ है इस पे, कि टाइम बहुत लगता है, जबरदस्ती केसेस करने पड़ते हैं, लॉयर्स वगैरह को एंगेज करना पड़ता है, बट साथ साथ वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है टैक्स में, खास तौर से जो है। तो ये दो चार बड़े बड़े आइटम्स हैं, और छोटे छोटे तो एक और मसला, हाँ आपको मैं बता दूं कि अब आजकल प्रोविंसेस को बहुत सारी पावर्स मिल गई हैं, मतलब सुपर, ये जो सेल्स टैक्स है ऑन सर्विसेज ये प्रोविंसेस के पास है, पंजाब का अलहदा कानून है, सिंध का अलहदा रेट्स हैं, और जगह है। तो मेरा फॉरेन इन्वेस्टर ये कहता है कि साहब मैंने जब इन्वेस्ट किया था, मैं पाकिस्तान आया था, मैं सिंध में नहीं आया था, मैं पंजाब में नहीं आया था, तो आपस के आपके जो मसले मसाइल हैं ये आप तय करें, मुझे ना इधर उधर दौड़ाएं। लेकिन वो नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके, पंजाब में एक फूड रेगुलेशन डिफरेंट आ जाएगा, सिंध में डिफरेंट आएगा, तो ये इरिटेट बहुत करते हैं लोगों को, जो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको हमने बताया, बस सारा, ऐसी बात नहीं है, वो
इन चीजों को इतनी तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि, और इसकी मैसेजिंग कहाँ है? आपका क्या ख्याल है कि ये चीज जब जर्मनी में सारे फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए होंगे और वो डिसाइड कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में जाना है, जर्मनी, वो इंडिया में जाना है, बांग्लादेश में जाना है, कहाँ जाना है, तो ये बातें नहीं आएंगी? ये बिल्कुल आती है। एक चीज जो ओवरऑल हमने नोटिस की है, मैंने बहुत सारे कंट्रीज में काम किया है जिसमें हमारा भी कसूर है यूनुस साहब, वो ये कि मैंने बहुत सारे कंट्रीज में देखा है, लेकिन पाकिस्तान में जितनी दूर हमें रखा जाता है बिजनेस वालों को, सिर्फ मल्टीनेशनल ही नहीं, बिजनेस को, फ्रॉम द सेंटर टेबल, यानी अगर इन्वेस्ट मैंने किया है और प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे कोई जो उनके कैबिनेट के साथ जो लोग उनसे बैठते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टैक्स, टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, वो किस इतना दूर पाकिस्तान में जैसा रखा जाता है किसी और कंट्री में नहीं। मैंने इंडोनेशिया में देखा है, मैंने मलेशिया में देखा है कि बिजनेस जो बड़े वाले हैं उनका, और इस टाइप के मल्टीनेशनल्स का, इनकी एक एक्सेस होती है। आप काम दे, फेवर करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट वॉइस होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम कि बीच में ब्यूरोक्रेसी ने क्या रोका हुआ है, कहाँ चीजों को हडल डाली हुई। तो ये दो चार बड़ी बड़ी टॉप चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आपने देखा है सिक्योरिटी और जी दूसरे इश्यूज आ रहे हैं। जी, आई थिंक दो चीज़ों पे आई वुड लाइक टू डबल क्लिक। ये जो आपने आखिरी जो बात की ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैं इसी तरफ सवाल भी करने वाला था आपसे कि दुनिया भर में अब अगेन दिस इज एन एरा, पिछले डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम से इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज बैक इन वोग, राइट? अमेरिका हैज दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यूरोप बना रहा है, चाइना ऑब्वियसली हैज हैड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंडिया इज परसुइंग वन। मैं लोगों से जब बात करता हूँ, इंक्लूडिंग सम फ्रेंड जैसे डॉक्टर अली हसनैन लम्स में हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनको पॉडकास्ट पे भी मैं पूछ चुका हूँ। पाकिस्तान की कोई सच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी विजन मुझे नहीं मालूम, एटलीस्ट शायद आपको मालूम हो तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बट द थॉट आई हैड इन माय माइंड वाज कि दुनिया भर में जो आपने बात की कि, और उसकी वजह से एलिगेशन भी लगती है क्रोनी कैपिटलिज्म की, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस के जो इन्वेस्टर्स हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जो बिजनेस कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन सप्लाई चेन आपके मुल्क में आके बनानी है, वेदर ऑन द सर्विसेज और ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, उनसे आप पूछ के पॉलिसी बनाते हैं, उनका इनपुट लेते हैं, अनसर्टनिटी रिड्यूस करते हैं, और एक एक्सरसाइज होती है, कॉन्वर्जेशन होती है कि जी हमारा विजन ये है एज गवर्नमेंट, एज एज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और आपका विजन क्या है, एंड हाउ कैन वी अलाइन सो दैट वी गेट टू विन विन आउटकम। एसेंशियली दैट्स हाउ इट वर्क्स। देयर इज नो, लोगों का मेन स्ट्रीम में स्पेशली व्यू ये होता है कि बड़ा जो है काले ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के जो है बड़ी साजिशी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दुनिया भर में। तो जब आपकी इंगेजमेंट होती है पॉलिसी मेकर से, जैसे आपने कहा टेबल की बड़ी एंड पे रखा जाता है या दूर रखा जाता है, व्हाई इज दिस द केस के पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर समझते नहीं हैं कि जो कॉरपोरेट्स हैं, वेदर इट्स थ्रू दी OICCI और अदर डोमेस्टिक कॉरपोरेट्स एज वेल, उनका एक बड़ा अहम किरदार है अगर पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ाना है। देखिए, मैं इस चीज का इनडायरेक्टली जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर आपको डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ। इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स ओवरटेक्स इकोनॉमिक्स। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है सिंगल डिजिट है। इसमें क्या चीज है, किसको नहीं मालूम है? सारा डेटा है, और नहीं है तो लिया जा सकता है। लेकिन अगर विल नहीं है, वो इसलिए कि वो हर्ट करेगा। एक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो है इस वो आए थे, उन्होंने 3% टैक्स लगा, 3,000 का टैक्स लगाया था। आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए कि कहीं ना कहीं बात जाएगी। आधे घंटे में या 1 घंटे में चेंज करना पड़ा। क्या था वो? बिल्कुल सिंपल चीज थी। तो ये बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हम इसलिए टेबल पे नहीं है कि हम पॉलिटिकल वोट नहीं ला सकते। होता क्या, इवेंचुअली अब IMF ट्विस्टिंग, काम ट्विस्टिंग करके वही चीजें करवाएगा। कंट्री इस दरमियान में 5 साल पीछे चला गया है या 7 साल पीछे चला गया है, ठीक है ना? ये सवाल ये है कि मेरा टैक्स मैं क्यों टैक्स दूं, जो और दूसरे लोग जो हैं वो टैक्स क्यों ना दें? आपने पॉलिसी की बात की। पॉलिसी हमारा देखिए मेन कांटेक्ट होता है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं और बाज दफा ऐसे लोगों को भी ट्रांसफर किया जाता है जिनको नॉलेज नहीं है। इंडिया ने इस वक्त अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जो इक्विवेलेंट है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट रखा हुआ है ना? वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं रखे हैं उन्होंने, विच इज इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया की आप बात इन्वेस्ट कर रहे इंडिया, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्ट पाकिस्तान टाइप की चीज बनाई थी और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इनको सपोर्ट भी किया था।
आज से इस वक्त जो आपने कहा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वेबसाइट पर पहले थी, 2013 की है। उसमें उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो 2007 और 8 के हैं, एंड वी आर टॉकिंग इन 2024। सर वो तो दुनिया बदल गई, पेंडेमिक आ गया, चाइना की तो डीरिस्किंग चल गई, सब कुछ हो चुका है उस दौरान। आज से 4 साल पहले किसी ने, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने हमसे पॉलिसी पे बात की थी, और हमने और उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया था। गालबन किसी कंसल्टेंट ने बना के दी थी, मैकेंजी या किसी ने बना के दी थी उसको। उसके ऊपर उन्होंने व्यू लिया था। इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब आई थिंक बताना चाहिए कि अगर नहीं आता है तो आप हम बैठ जाएं, बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वी नो द एनवायरनमेंट। और बी से मीन नॉट OICCI ओनली, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दूसरे लोग जो हैं ये अली हसनैन जैसे इस टाइप के लोग। तो वो बनाई थी, उसके बाद फिर डिस्कस, फिर वो चैप्टर क्लोज हो गया है, कोई बात नहीं हो रही है। तो ये प्रायोरिटी नहीं आ रही है, जो मैं आपको मुस्तकिल जो कह रहा हूँ कि हम टेबल पे नहीं है ये, और पॉलिटिक्स ओवरटेक्स, ये नहीं, लोग स्मार्ट हैं, सबको मालूम है जो वहां बैठते हैं। लेकिन वहां गालिबन ये सोचा जाता है कि इससे वोट कितने मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा हमें। अब टाइम ये आ गया है कि आप लाइक, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू टेक दोस डिसीजन, अदरवाइज IMF भी नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। व्हाई डू वी टेक दिस कंट्री बैक, दैट्स ऑल वी आर सेइंग। No, that makes sense. So I want to shift this conversation. Again, आपने इतने साल corporation में काम किया, and you've seen people come through the ranks, you've seen people rise up. और इस वक्त अगर मैं frankly आपसे share करूँ तो my view is कि जितने भी नौजवान पाकिस्तानी हैं जिनसे मेरी बात होती है, they're very disappointed in the state of the country, as are older Pakistanis, but in particular नौजवान जब आप होते हैं 20 25 30 साल के, तो आपकी एक एस्पिरेशन होती है, आप देख रहे हैं, अब आप टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, आप देख रहे हैं आपके पड़ोस के मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है या बांग्लादेश में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड वेयर देर कमिंग फ्रॉम। आपके एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि अब एक एक कल्चरल शिफ्ट उसकी वजह से ये आया है कि ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो चाहते हैं कि वो अब एंटरप्रेन्योरशिप करें, किसी तरह जो है अपना कारोबार करें या स्किल्स गैदर करें जिसकी वजह से वो ये काम कर सकें, इवन इफ देर वर्किंग एट अ कंपनी दे वांट टू बी मोर एंटरप्रेन्योरियल। फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, आपके करियर में अगर आप पीछे देखें तो क्या ऐसी ट्रेड्स हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक 20 25 साल का लड़का या लड़की जो है वो कॉलेज से पढ़ के या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है काम करने, क्या वो चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं जिनकी वजह से उनका जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो एक एंटरप्रेन्योरियल करियर ट्रेजेक्ट्री और उनकी जो एम्बिशंस हैं वो हासिल कर सकें मूविंग फॉरवर्ड? व्हाट डू यू लुक फॉर इन दीज नेक्स्ट देखिए 10 देखिए years? देखिए देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी जो एडवाइस मैं देता हूँ लोगों को, और मैं, मेरे अपने भी बच्चे हैं और ये भी एडवाइस मैं देता हूँ कि देखें, एनवायरनमेंट से अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक तो यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कि आपको नो बडी नोज यू बेटर देन यू डू। आप अपनी जो साइट है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, दिस इज व्हाट आई एडवाइस लोगों को। अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आजकल फ्रस्ट्रेशन है और हर होता है एनवायरनमेंट में। लेकिन देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, दोज हु आर ओनली लूजर्स और दोज हु आर विनर्स। आपने विनर की तरफ जाना है, अपने आप को चैलेंज करना है कि आई कैन डू इट, इफ नोबडी कैन डू इट आई कैन डू इट। मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए नहीं, आपको इम्प्रेस करने के लिए, मैं जब यंग मैनेजर होता था तो मेरे वन ऑफ द जेंटलमैन हु वाज गिवन टू मी, बहुत असद उमर, जो बाद में आपने देखा कि माशाल्लाह वो टैलेंट वहां नजर आ रहा था साहब। ही वॉज असाइंड टू मी, आई वॉज आई थिंक हिज सेकंड बॉस, ब्राइट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग व्हेन ही वाज 25 26 ईयर एज। मैं जो काम किसी और को देता था और इनको देता था, वो ये आधे घंटे टाइम में करके मुझे लाते थे यार न्यू आइडियाज। एक स्टेज ये आई कि देन आई हैव टू गो टू माय बॉस क्वाइटली एंड से कि भाई साहब ये मैं इनको नहीं संभाल सकता हूँ, इज यू हैव टू कीप हिम ऑन द फास्ट ट्रैक, बिकॉज या तो ये भाग जाएगा, क्योंकि जो जब 5 मेरे पास लोग हैं उनमें से ये ही इज रियली आउट क्लास, ठीक है। तो उनको ग्रूम किया गया। अब उसमें हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे जैसे लोगों की कि हम उनको कैसे ग्रूम करते हैं, और ये मल्टीनेशनल का होता है। ऐसे ही और मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मेरे करियर में, मैं मॉरिशस में था, मेरा वन ऑफ माय चैप वाज माय पब्लिक रिलेशंस हेड, वो मॉरिशस इज एन आइलैंड के साथ मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुश्किल हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। माशाल्लाह टैलेंट था, अपॉर्चुनिटी दी गई, पहले उनको ग्रूम किया हमने किसी और कंट्री में, वो एयर मॉरिशस का चीफ बना मेरे सामने। तो कहने का मकसद, यंगस्टर के लिए मेरा ये कहने का वो मकसद है इनको कि देखें, अपनी विजन को ना कम करें,
लेकिन साथ साथ मेहनत भी करें, सिर्फ एम्बिशन होना नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अपने आप के लिए, आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए आप में कितनी डिटर्मिनेशन है। ये जो आपने तो देखा, आप तो यूएस में रहते हैं, कि ये जो आईटी कंपनीज होती हैं, वो एक कोई आइडिया लेकर आती हैं, तो वो 10 जगह जाती हैं, 19 जगह वो फेल हो जाती हैं, एक जगह क्लिक कर जाती हैं। तो अगर आप 19 से रिजेक्ट होकर फेल हो जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ये मेरी एडवाइस लोगों को होती है कि आप ठीक है, इस टाइप की आपको यानी अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिल रही है, लेकिन पहले अपने आप डिटर्मिन कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और कहाँ स्कोप है आप आपके लिए टू टू ग्रो अप। तो यही हाल आजकल कॉर्पोरेट में हो रहा है। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, हाँ, मैं 3 कंपनियों के बोर्ड पे हूँ। बड़ा तेजी से टैलेंट जो है वो मिडिल ईस्ट इधर उधर जा रहा है। उनको रोकना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, बट साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो अगर जो लोग जा रहे हैं, अगर आप तैयार नहीं है, तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आप वो फिल करें वो पोजीशन। तो बेसिकली, और टू समराइज, आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मैं जब किसी को देखता हूँ या देखता था और अभी भी, तो मैं ये नहीं देखता हूँ आपको कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि आप मेरे लिए व्हाट इज दैट यू आर ब्रिंगिंग टू मी इन द टू द पार्टी। आप में विजन है। अगर मैंने आपको ये बता दिया ये करना और ये चीज नहीं करनी है, तो फिर देन, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी अच्छे एमबीए के स्कूल के इसके, आप मुझे क्या, मैंने तो एमबीए में नहीं पढ़ा है इस वक्त, आप आ रहे हैं, तो मैं आई एम जेन्युइनली लुकिंग लुकिंग फ्रॉम यू एज अ न्यू एंट्रेंट और यंग टैलेंट, कि यार यू चैलेंज मी। एंग्रो में ये एक चीज अच्छी थी कि यू आर अ सक्सेसफुल मैनेजर इफ योर सबऑर्डिनेट बिकम्स योर बॉस। बिकॉज हम तो एज कर रहे थे ना, ये यंग लोग जो हैं, कि अगर 40s में आप सीईओ नहीं बने या 45 में नहीं बने, देन यू मिस द बोट। तो वही हाल होना चाहिए। और असद उमर टाइप के एग्जांपल है। मैं एक और मेरे बैंक के सीईओ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ही इज रनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो ये सारी चीजें, इन समरी व्हाट आई एम सेइंग, इसके होप नहीं छोड़ना चाहिए। आप लुक फॉर अदर वेज, पढ़ें देखें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई थिंक द पॉइंट यू मेड अबाउट एंग्रो का, जो कि आपका सबऑर्डिनेट आपका सुपरवाइजर बन जाए, टेस्टमेंट ऑफ सक्सेस, रिमाइंडेड मी। मुझे याद है कि अंडरग्रेड के बाद मेरी जो पहली नौकरी थी वो डिलॉयट में थी। तो जो पहला ऑफ साइट था, वन ऑफ द पार्टनर्स गॉट अप ऑन द स्टेज और उन्होंने ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि कोई 200 एनालिस्ट्स हैं नई क्लास के अंदर, उनमें से 4 या 5 जो हैं ऑन एवरेज 10-15 साल बाद डिलॉयट में पार्टनर्स बन जाएंगे या विल बी इन सीनियर पोजीशंस। और उनका पॉइंट ये था कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे बड़ा शौक है आप सबसे इंटरेक्ट करने का, वो तो है, बट इट्स अ सेल्फिश रीज़न कि मुझे वो 3 या 4 या 5 जो हैं एनालिस्ट उनको तलाश करना है आज से अगले 15 साल के लिए। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो एक तो मैं रिटायर नहीं कर सकूंगा, और अगर मैं रिटायर नहीं कर सकूंगा, डिलॉयट एज अ पार्टनरशिप, तो मेरी पार्टनरशिप का इक्विटी स्टेक लेने वाला कोई नहीं होगा, तो मेरी रिटायरमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू ग्रूम द नेक्स्ट partner, because that's how the organization moves forward and continues to thrive. So I think that point you made resonated and reminded me of that issue as well. एक चीज उस पे I wanted to ask you as well. आपने बात की कि 17 रिजेक्शंस के बाद 18वीं पे आप सक्सीड करते हैं, एंड दिस इज द कल्चर पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स एज वेल। व्हेन आई लुक एट जिस कल्चर में एटलीस्ट हम बड़े हुए और देखा, वो चेंज हो रहा है फॉर द बेटर, बट आई वुड लव योर थॉट्स ऑन हाउ टू एक्सेलरेट दैट चेंज। वो ये है कि पाकिस्तान में या ईस्टर्न कल्चर्स में ट्रेडिशनली जो है फेलियर को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, राइट? इट कैरीज अ बर्डन, अनलाइक व्हाट इट इज इन द वेस्ट, पर्टिकुलरली इन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में लोग फेलियर को एज अ बैज ऑफ ऑनर वेयर करके आगे बढ़ते हैं। हाउ, व्हाट डू यू हैव थॉट्स ऑन हाउ टू चेंज दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कि फेलियर इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम एंड इट इज ओके टू फेल एंड यू मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू टू पिक अप द राइट लेसन्स फ्रॉम इट एंड कीप गोइंग? देखिए, उसी उसका मैंने कहा ना कि अगर आप में, इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, फेल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं भी फेल हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं, मतलब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में गोल्ड मेडल लिया है पाकिस्तान में, बांग्लादेश के होते हुए, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुएशन में मैं भी एक किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं। सवाल ये है कि बट शैल आई टेक दैट एज अ डिफीट? नो। आई, इफ आई डोंट नो माई सेल्फ,
nobody knows me myself better than I do, right? तो आप फेलियर आएगा, लेकिन होता है अल्लाह की मसलियत भी होती है, हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फेलियर आप कभी कभी इसलिए भी होता है कि यू वांट टू गो इनटू एन एनवायरनमेंट जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये नहीं कि आपके पीछे कोई आपको जो जिसने आपको बुलाया है लाइफ इंटरव्यू के लिए या जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ऑब्वियसली ही और शी हैज टेकन टाइम आउट टू लुक एट यू। बट वो इसलिए नहीं आपको उसने रिजेक्ट किया कि आप सूटेबल नहीं है, उसने ये कहा कि यार ये मेरे एनवायरनमेंट में सूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कल्चरली अदरवाइज। तो दैट डजंट मीन कि आप उसको एक सेटबैक लें। आप मेरा कम एडवाइस बेसिकली ये होती है कि डोंट बी डिफीटेड विद दीस टाइप ऑफ थिंग्स, बट यू शुड हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ योरसेल्फ एंड अ गेम प्लान कि मैं 2 साल में ही करूंगा, 32 साल में की उम्र में मुझे यहाँ होना चाहिए, 35 साल की उम्र में मुझे यहाँ होना चाहिए, मेरी फैमिली कैसे होगी, मुझे क्या करना होगा, व्हाट एम आई रेडी टू टेक। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आपके हिस्से की जो है बिल्कुल मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त जो है जिन हालात से गुजर रहा है, अगर ये यंगस्टर जो है अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इस एज ग्रुप में हूँ कि मैंने अपनी इनिंग खेल ली, ठीक है ना। लेकिन आई नीड्स पाकिस्तान नीड्स पीपल लाइक टैलेंटेड पीपल, लेकिन सिर्फ विश से नहीं होगा। कहने का मकसद ये है, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली, ये आप सोच लें। जो सब कर रहे हो अगर आप करेंगे तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव That's टू बी डिफरेंट। मैं 10 लोगों को देखता हूँ तो 2 आदमी जो मुझे इंप्रेस करेंगे वो ये है कि वो डिफरेंट माइंडसेट आके वो मुझे चैलेंज करते हैं। वो मेरे क्वेश्चन को मतलब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, यू शुड हैव द करेज। ऐसी क्या बात है? नहीं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई वांट टू स्विच टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अब जो है आपने भी थोड़ा हिंट किया, आईएमएफ जोर जोर जबरदस्ती करके काम करवाएगा, आईएमएफ की डील की बात हो रही है, बजट सीजन इज कमिंग अप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त हम एंड ऑफ अप्रैल में हैं, बजट सीजन कुछ हफ्ते में शुरू हो जाएगा या बजट आ जाएगा कुछ हफ्तों में, अगले इस आने वाले साल, ये जो साल रह गया है, लेट्स से 6-8 months दैट आर लेफ्ट, एज अ कॉर्पोरेट लीडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओआईसीसीआई, आप क्या चीज़ें देखना चाहेंगे जिनकी वजह से आपको ये फील हो कि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तान का जो एक लो थ्रेशोल्ड अब हो गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, शायद वो रिवर्स होना शुरू हो जाए? क्या चीज़ें हैं दैट यू एक्सपेक्ट टू कम डाउन द पाथ इन इन द इकोनॉमी? और मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमने फॉर्मली हम लिख भी रहे हैं गवर्नमेंट को। हम हमारी काफी गवर्नमेंट हमारा सुनती भी है काफी हद तक। उस पर एक्शन ले ना ले वो और बात है, लेकिन हमारा हम बहुत थॉट आउट देते हैं। वी आर रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम ये सारा जो फीडबैक देते हैं, देखिए हमारी जो 2-4 चीजें जो गवर्नमेंट को है वो हम ये कह रहे हैं कि देखें आप हमसे बहुत टैक्स ले रहे हैं, सैलरी से बहुत टैक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। आई डोंट माइंड। एक तो ये कि आप फिर और लोगों से भी लें। आई कैन नॉट फुलफिल ऑल योर बजट एक्सपेक्टेशन। देखिए आप गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे भी कम करने चाहिए। पेंशन के ऊपर बहुत खर्चा है, दूसरी चीजें वेस्टेज बहुत है। तो आप टैक्स को मतलब बहुत तेजी से बढ़ाएं, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोफेशनल टैक्स नहीं देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स टैक्स नहीं देते हैं, बहुत सारे लॉयर्स टैक्स नहीं देते हैं। और डेटा सारा अवेलेबल है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अवेलेबल है, सिस्टम में अवेलेबल है। नहीं है तो आप लगा सकते हैं। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि देखिए आईएमएफ कोई नई चीज आपको नहीं कह रहा है। आईएमएफ यही कह रहा है कि आप अपना रिस्ट्रक्चर करें और करना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर हर कोई अपना हिस्सा डाले। तो उसके ऊपर हम इनको दे रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी की। हम कह रहे हैं कि आपको जो कहना है आपने इन्वेस्टर से, चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो, उसको जो चीज देनी है बता दें, नहीं देनी है पहले से बता दें ताकि वो अपना माइंड सेट कर दे। तीसरा ये है कि आपने अपने आप को डेवलप करना है, पॉलिसीज को इन कीपिंग इन व्यू व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं ग्रो कर रही है, इम्पोर्ट्स बढ़ती जा रही है। सिर्फ सब्सिडी देने से फायदा नहीं होगा। आपने ये देखना होगा कि हु इज द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ पाकिस्तान? नोबडी। हु इज द कंट्रीज एक्सपोर्ट मिनिस्टर? पाकिस्तान को एफडीआई इसलिए नहीं आ रहा है कि परसेप्शन है खराब इस वक्त। उसको भी आपने चेंज करना होगा। छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बीबीसी पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं जा रहा होता है बोलने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में स्टोरीज है, आप नहीं बोल सकते, मैं बोलूंगा आपके लिए अगर आप मुझे इंटरव्यू के चांस दें। तो पाकिस्तान में पॉजिटिव भी है निगेटिव है, लेकिन तो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करें आप, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, साथ साथ एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा
ग्रो करने की जरूरत है। सिर्फ टेक्सटाइल से नहीं होगा, और चीजों पर आप अपॉर्चुनिटी लाएं, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, और अननेसेसरी इंपोर्ट जो जाहिर है मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो चाहिए। ये इस टाइप की चीजें को हमने जो है इन डिटेल जो है गवर्नमेंट को दिया है। और हम बॉटम लाइन हम ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स के ऊपर जोर दें, पॉलिसीज के ऊपर जोर दें, कंसिस्टेंसी और पॉलिसी लाएं, जो लाना है अभी से बता दें। अब जैसे हमने सुपर टैक्स पे कहा है कि गवर्नमेंट से कहा है कि आपने 1 साल के लिए कहा था, आप इसको हटाएं, खत्म करें, ये हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और पैसा वर्चुअली पाकिस्तान में मनी इज ऑन द टेबल, अगर गवर्नमेंट लेना चाहे। टोबैको इंडस्ट्री जैसे दुनिया की जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं वो मेरे मेंबर्स हैं। ये पाकिस्तान, ये ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको एंड फिलिप मॉरिस, ये 99% ऑफ द टोटल टैक्स जो टोबैको का है वो देते हैं इस वक्त। और इनका मार्केट शेयर जो है वो मुश्किल से 2/3 है, 66 या 67% है। 1/3 वो दे नहीं रहा है। हमने गवर्नमेंट को स्टडी करके बताया हुआ है कि 300 बिलियन रुपीज इज इज देयर। और पाकिस्तान में टोबैको कंपनीज जो है वो सिर्फ एक रीजन में है, आपको KPK में सारा होता है और आजाद कश्मीर में। इम्प्लीमेंट नहीं आप कर रहे हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम। यही सब चीजें हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं। आप कब तक मेरे पर लोड डालते रहेंगे, उनको आप वहां से नहीं लेंगे तो फिर आप मेरा टैक्स बढ़ा देंगे, टोबैको हो चाहे जिसकी जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से और ये बाकी जी जी नुकसान जी, तो होगा। ये तो कहने यही इसी टाइप की चीजें हम कह रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हम कह रहे हैं कि भैया आप जो है वो क्लियर करें कि क्या आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या है। दूसरी चीज जिस पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं वो ये कि जो आपने कमिटमेंट दिया है उसको आप ऑनर करें। वी आर वेरी अनहैप्पी विद व्हाट द गवर्नमेंट डिड ऑन फार्मा प्राइसिंग। उन्होंने आपको ओपन कर दिया, लेकिन ये है कि ये 4 लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। जो एक दफा आपने पॉलिसी, बिकॉज ये मैसेजिंग होती है, और आप अच्छा है बुरा है आपके पास, यू आर द गवर्नमेंट, यू कैन चेंज इट, बट गो थ्रू अ प्रोसेस। डोंट एडहॉकली ये स्टॉप कर दिया, वो कर दिया, फिर इसमें मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं। और आखिरी जो चीज़ है वो ये हमने कहा है कि इंगेज विद द रियल स्टेक होल्डर्स, वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स एंड अदर्स। जिन्होंने पैसा नहीं लगाया वो स्टेटमेंट दे देते हैं, आप उनकी बात सुन के काम करेंगे तो यू विल नेवर बी, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। आई थिंक द बिग पॉइंट देयर राइट कि देयर इज मनी ऑन द टेबल। जैसे आपने टोबैको इंडस्ट्री की बात की, 300 अरब रुपए जो है वो बेसिकली इज अनदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इफ यू एग्जैक्टली। कैन इमेजिन द इम्पैक्ट दैट प्रोग्राम हैज, यानी कि आप पैसे छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप डबल कर सकते या हैं सर्विसेज टू द मोस्ट नीडी पाकिस्तानीज। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते तो एज यू सेड के देन दैट्स डिफरेंट कॉन्वर्जेशन जो है वो फिर पॉलिटिक्स और उसकी उससे रिलेटेड आ जाती है। सो आई थिंक आई एग्री विथ यू। एक लास्ट पॉइंट दैट आई थिंक आई वुड लव योर थॉट ऑन दिस एज वेल बिकॉज इट हैज कम अप इन अदर कॉन्वर्जेशंस। मेरे साथ आपने भी रेस किया कोर्ट्स का निज़ाम या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो इश्यूज आते हैं इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को। एक कॉन्वर्जेशन चली थी कुछ टाइम पहले, मुझे याद है पंजाब में एटलीस्ट ऑर्डिनेंस भी उस पर पास हो गया था कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट कोर्ट्स हो जाएं तो उस पे इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्पेशलिस्ट जजेस भी आ जाएंगे एंड देयर विल बी अ मोर रोबस्ट मूवमेंट। और दूसरे ममालिक में भी ये किया गया है टू टू मेक श्योर कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के इश्यूज जो डे टू डे बिजनेस के होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए, ताकि बिजनेस साइड पे कॉन्फिडेंस रहे कि जी जुडिशल सिस्टम में एक प्रोसेस है जिस पे आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस प्रोसेस के जुडिशल सिस्टम में फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट कोर्ट्स होने चाहिए? इम्प्लीमेंट करें, आई हैव नो प्रॉब्लम। मतलब देखिए, स्टेटमेंट देना एक चीज होती है, कुछ करके तो दिखाएं। बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करें ना, शो मी आई मीन आपने स्टेटमेंट्स। मैं आपको जाते जाते एक किस्सा सुना देता हूँ। हम जो है वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं। एक हमारी बड़ी रिसर्च होती है जो हम अभी करने रिलीज करने वाले हैं, ये होती है परसेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। इसमें हमारे जो CEOs हैं वो और उनके बॉसेस, वो ये बड़ा एक्सटेंसिव होता है कि हर एवरी ऑल्टरनेट ईयर हम कराते हैं, और उसमें हम ये पूछते हैं कि वो व्हाट आर द करंट इश्यूज, चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड। क्या आपका हेडक्वार्टर आपको कैसे देखता है, अगर $5 बिलियन उसको इन्वेस्ट करना हो इस रीजन में, और 10 कंट्रीज हो जिसमें ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे, तो किसकी प्रायोरिटी होगी, ये होगा। तो ये रिपोर्ट हम डिवोर्स से पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करते हैं कि डिवोर्स में अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो ही इज द सेल्समैन ऑफ द कंट्री, तो उनको मालूम होना चाहिए। तो मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, बट हमने जब प्राइम मिनिस्टर को हम देते हैं तो हमने उनमें उनसे ये कहा कि देखें, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यू आर गोइंग
और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, कॉमर्स मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, और उनका सेक्रेटरी भी। हमने कहा कि आपको हम एक सिस्टम बना के देते हैं, जो मैंने और कंट्रीज में देखा है कि यू गिव अस 1 hour एवरी क्वार्टर, that's all, one hour, 1 quarter. We will very candidly tell you what is working in this country, what is not working in this country. आप अपने ब्यूरोक्रेट से और मिनिस्टर से सुनते रहते हैं, वो अलग है। आपको हम ऑनेस्टली बताएंगे कि डायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या हो रहा है। हाँ, और उनके सामने बताएंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि आप सुन के उसके ऊपर, अगर आपको चीज लग रही है कि कहीं लूप होल है, तो आप फिर डायरेक्शन दें। फिर नेक्स्ट क्वार्टर जब आप मिले, तो वो अगर मिनिस्टर को मालूम है या ब्यूरोक्रेट को मालूम है कि अब मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से, वो पूछेंगे, क्योंकि ये और कंट्रीज में होता रहा है, तो चीजें ऑलरेडी मूव करेंगी। दी प्राइम मिनिस्टर लाइक इट, ओ जबरदस्त। सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई इनको, मैं भी जा रहा हूँ बॉस, आप आ जाएं, तो आप ऐसा करें कि ये फरवरी की बात, जनवरी की बात थी, उन्होंने कहा अप्रैल में इनके साथ मीटिंग करें। वो अप्रैल कभी नहीं आया। अप्रैल 20 तो हो गया। ये 6 साल बाद। तो ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की गलती है, बीच में सिस्टम ने कहा कि अगर ये लोग चले गए, इस तरीके से उन्होंने बात करना शुरू कर दी, तो फिर मसला जो है वो डिलीवर करने वाला होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो टाइम गुजर गया हमारे लिए, अब हमें करके देना है, नहीं तो फिर आईएमएफ हमसे करवाएगा। बिल्कुल, नाउ इट्स डू और डाई, व्हिच आई थिंक इज जी। इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल कि आपने करना है सारा काम। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। दिस वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर मी टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम यू अबाउट these types of topics, क्योंकि usually I end up hosting academics and researchers. Obviously that's an important conversation, but to talk to a practitioner who's been in the thick of it, as one would say, it's always interesting and insightful. So thank you so much for all your time and for sharing candid insights. जाते जाते आपको भी मालूम है, मेरा एक सवाल होता है, what are 2 or 3 books you would recommend to the audience? देखें, एक तो किताब जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि मैकेंजी के, हम मैकेंजी के साथ काफी काम करते हैं, अभी हम आ भी रहे हैं मैकेंजी के साथ कुछ रिसर्च रिपोर्ट लेके इंशाल्लाह। बिकॉज अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हैज 240 मिलियन पीपल एंड वेरी यंग पॉपुलेशन, इस पे कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, लाएंगे वो इंटरनेशनल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक तो उनके 3 सीईओज ने आज से 2 साल पहले एक किताब लिखी है, जो कि बेस्ट सेलर बाद में बनी है, सीईओ एक्सेलेंस। वो जरूर ये पढ़ें। उसमें इन 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक विक्रम है, और एक मेरे पास नाम लिखा हुआ है इनका, तो वो विक्रम मल्होत्रा हैं, स्कॉट केलर हैं, और ये कैरोलाइन डेवॉन है। इनकी ये जरूर देखें, ये पढ़ें। ये इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं कोई 1000 के करीब सीईओज के, और उन्होंने व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। दूसरी एक ये 2 साल 3 साल पुरानी किताब है, प्रॉस्पेरिटी, ये भी यूके की, इसके ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं। इन्होंने प्रॉस्पेरिटी पे, इस पे बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए लिखा है कि कॉर्पोरेट का काम सिर्फ प्रॉफिट करना नहीं है, सोसाइटी को भी देना चाहिए। तो ये 2 डिफरेंट वो हैं। ये सीईओ वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको माइंडसेट बताते हैं कि व्हेन यू आर एट द टॉप, व्हाट मेक्स यू थिंक एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट फ्रॉम वन कंपनी टू सीईओज टू अनदर, और उनकी लाइफ साइकिल क्या होता है। तो ये आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द यंग पीपल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। No, thank you so much for those recommendations. Prosperity I'll add to my list as well, क्योंकि इस हफ्ते where I work हमारी एक offsite चल रही थी, so this was legitimately the conversation, because we do consulting work as well. और उस पे यही। जी, जी जी go जी, ahead. एक मैं जाते जाते सर एक चीज और कह रहा था कि हमारा, जो मैंने एक चीज नहीं कवर की, हम पाकिस्तान में मल्टीनेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीनेशनल सपोर्ट्स टू बी थॉट लीडर। हम ईएसजी पे बहुत काम कर रहे हैं, एंड क्लाइमेट चेंज पे हम बहुत काम कर रहे हैं, और हमने किया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें रिकग्नाइज भी किया है। हमें कॉप में द ओनली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, वो हमें दी थी। और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हम बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए नहीं कि कोई एहसान कर रहे हैं, इसलिए कि वी वांट टू शो इट बाय एग्जांपल कि ये एरियाज हैं जो कि जिसके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट तो खैर वैसे ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज अ रियल इशू। 2022 में जो फ्लड आया है, तो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। नहीं, that's very important work, because this was literally हमारी conversation ये थी कि हम जब कंपनीज के साथ engage करते हैं, तो अब बड़ा ज़रूरी है कि आप सिर्फ शेयर होल्डर वैल्यू गेन पे स्ट्रेटजी को ना रोकें।
आपने स्टेक होल्डर वैल्यू गेन को भी इनकॉर्पोरेट करना है और पब्लिक या गुड को भी अपनी स्ट्रेटजी में लाना है, क्योंकि अगर आप एक तो नहीं लाएंगे तो शेयर होल्डर वैल्यू विल नॉट बी मैक्सिमाइज। डायरेक्ट लिंकेजेस है आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सोसाइटी, आपकी लोकल इकोनॉमी के साथ। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि एक विन विन आउटकम्स की स्ट्रेटजी हो व्हेन यू हैव अ सीट एट द टेबल इन इन पॉलिसी मेकिंग कॉन्वर्जेशंस एक्सेट्रा, तो अगर आप पब्लिक गुड की बात नहीं करेंगे और विजन नहीं देंगे कि पब्लिक गुड है क्या और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, देन यू विल ऑलवेज run into a more antagonistic relationship with others. But if you go towards stakeholder value creation, odds are that you will find outcomes that benefit both the business and society at large as well. So that book, I think, is I will definitely read it because it seems like it's about that broad topic as well. और इसमें इन्होंने सारे जो यूनिलीवर के सीईओ और इस टाइप की इन्होंने सबने इसको के ऊपर अपना फीडबैक दिया है, तो मतलब आई थिंक दिस इज रियल इशू। Yeah, yeah. Okay. Thank you so much, sir. आपने वक्त निकाला. It was always was a pleasure talking to you and hearing your thoughts. And I hope you also had a good time. And मतलब we मजा will आया stay in आपके touch साथ again. And आपके साथ बात करके मजा आया, आई थिंक inshallah, बहुत अच्छा। next time when I'm in Pakistan, would love to meet up in person, not just virtually. So thank you for your time. इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।